नमस्कार, स्वागत है आपका फ्लैशबैक में। यात्री का एक नया प्रोग्राम जहां यात्री पलट रहा है अपने नाटकों के इतिहास के पन्ने। आज का नाटक हम सीधा अमेरिका से आपके लिए लाए हैं। जी हां, ये नाटक था एन रैंड का फेमस नाटक नाइट ऑफ जनवरी 16, जिसे यात्री ने मंचित किया था भारत में। जानते हैं इस नाटक के पीछे का इतिहास श्री ओम कटारे जी से। ओम कटारे जी, आपने ये नाटक बहुत ही ज़्यादा मंचों में खेला था, तो क्या आप नाटक का इतिहास शुरू से हमें बताएंगे? जैसा कि आपने कहा कि ये दुनिया का सबसे फेमस नाटक है, आइन रैंड का लिखा हुआ है नाइट ऑफ जनवरी 16, जिसे मुझे लगता है कि दुनिया की हर थिएटर कंपनी ने इसे खेला है। एक ही नाटक उन्होंने लिखा अपने जीवन में। शी वॉज ए फिलोसफर राइटर, बहुत सारे उनके उपन्यास हैं। और ये नाटक ख़ास इसलिए है कि इतना बढ़िया कोर्ट रूम ड्रामा मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं फिल्म में कहीं भी देखा हो। इसकी ख़ास बात ये थी कि इसका जो निर्णय था, इसमें एक लड़की के ऊपर उसके कह लीजिए प्रेमिका के मर्डर का ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल में अभी पता नहीं कि वो गिल्टी है और नहीं है। तो इसका जजमेंट जो है ना, ऑडियंस लेती है। इसमें हम लोग जजों को, जूरी को ऑडियंस से बुलाते थे, 3 लोग, 5 लोग या 7 लोग, और वो साइड में बैठते हैं और पूरा केस सुनने के बाद उनको तय करना है, ना कि जज को, कि वो लड़की गिल्टी है या नहीं है। तो हर बार इसका एंड अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करता था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या डिफेंस लॉयर इस केस को कितनी सफलता से लड़ते हैं और कितने अच्छे से कन्विंस कर देते हैं जूरी को कि ये लड़की गिल्टी है और ये लड़की गिल्टी नहीं। और हम लोगों ने इसके डायरेक्टर थे लिलीपुट जी और किशोर नमित जी, दोनों ने मिलकर इसे किया था। और ये नाटक को हम लोगों ने कोर्ट रूम ड्रामा को पृथ्वी पर जब खेला तो पूरे पृथ्वी को हमने कोर्ट रूम बनाया। सारी गवाहियाँ ऑडियंस में बैठी थी, वहीं से उठ के आती थी और वहाँ से उठ के गवाही दे के वो चली जाती। तो पूरा माहौल, पूरा थिएटर ही कोर्ट रूम में तब्दील हो गया था। मगर इस नाटक की ख़ास बात ये कि थी, और इसके जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि इस नाटक में जब मैं जो रोल कर रहा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, फिलिप नाम था उस कैरेक्टर का, और डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं। इस बात को लेके बहुत बहस हुई डायरेक्टर से, और ही वॉज नॉट हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। आर्गूमेंट हुआ, रोना धोना हुआ, बहुत कुछ हुआ। एक बार ऐसा भी लगा कि मुझे कि नाटक छोड़ देना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा, मैंने ये भी कहा। फिर मैंने सोचा कि कब तक भागेंगे ऐसे। अगर नहीं हो रहा है और डायरेक्टर को नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तभी ऐसा हो रहा है। सो आई डिसाइडेड कि मैं नाटक नहीं छोड़ूंगा, लेकिन काम करूँगा उस पर। और इस नाटक के शुरू में नाटक का पूरा केस का नरेशन जो है ना, मुझे करना पड़ता था पूरा पृथ्वी थिएटर घूम घूम के। और उन दिनों इसकी रिहर्सल सुबह 9 बजे से 12 बजे पृथ्वी पे होती थी। सिंस मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, बैक सीट पे था कि मुझसे हो नहीं रहा है, और इस बात को लेके बहुत परेशान था, तो मैं 9 बजे की रिहर्सल में 7 बजे पहुंच जाता था और 2 घंटे अपनी अलग से रिहर्सल करता था, और उसके बाद 3 घंटे उन लोगों के साथ करता था जो को एक्टर थे। उसके बाद भी डायरेक्टर ये बोलते थे हमको कि नहीं, तुमसे हो नहीं रहा है। तो आलम ये था कि मैंने सारी कास्ट से बात करना बंद कर दिया था। मैं चुपचाप बैठता था, अपना डायलॉग बोलता था, बैठ जाता था, और लगातार दिमाग में ये घूमता रहता था कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। फाइनली जब टेक्निकल रिहर्सल हुई सुबह 10 बजे से लेकर करीब रात तक, और मैंने जब पहली रिहर्सल ड्राई हुई, दूसरी रिहर्सल जो कॉस्ट्यूम के साथ हुई, और जब मैंने लॉयर के कपड़े पहने, तब डायरेक्टर के मुंह से ये निकला कि अब तुम वकील लग रहे हो, कर पा रहे हो कि नहीं, ये नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था इस नाटक में। और फिर नाटक हुआ, फिर उन्होंने नाटक
होने के बाद तारीफ़ की, मगर मैं इस नाटक, इस रोल करते वक्त मैंने ये महसूस किया कि चाहे आप कितने भी अच्छे एक्टर हों, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन अगर डायरेक्टर को कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है। इस पर कोई भी आर्गूमेंट, कितनी भी बहस हो जाए, लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टर का एक अपना विज़न होता है, उसमें आप उस पैरामीटर्स में आप अब नहीं आ रहे हैं, चाहे आप 6 घंटे रिहर्सल कर लें, 8 घंटे रिहर्सल कर, नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं। सो आई रियलाइज दिस कि कोई भी रोल आप जब करते हैं उसको आप अपने परसेप्शन के हिसाब से नहीं कीजिए, बल्कि डायरेक्टर क्या चाह रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। और डायरेक्टर जो चाह रहा है वो अगर आप में नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। जी, पर आपने अपने क्राफ्ट पे काम करके क्या ऐसा बदलाव लाया कि डायरेक्टर को लगा कि हाँ, अब आपसे ये रोल बखूबी हो रहा है? हाँ, क्या होता है ना कि जब आप चारों तरफ से कॉर्नर कर दिए जाएं कहीं भी लाइफ में, और जब आप अकेले होते हैं बिल्कुल, और आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपसे नहीं हो रही हैं, वो अवस्था जो है ना किसी भी चीज़ को सीखने की सबसे अच्छी होती है, बिकॉज आप अपने को बहुत सारी चीज़ों से कट ऑफ कर लेते हैं और आपका फोकस बढ़ जाता है। आप अपने आप में होते हैं, आप अपने आप से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उससे बात करते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, बार बार वो संवाद दोहराते हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी आती है जब आपकी बत्ती जल जाती है। तो इस नाटक के दौरान हमने यही जाना कि कोई चीज़ अगर डायरेक्टर की समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ अगर, कई बार ऐसा होता है कि मैं उस प्ले का राइटर नहीं हूँ, लेकिन राइटर, जैसे शरद जोशी जी का प्ले जब मैंने किया तो बहुत सारी चीज़ें वो हमको समझा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो कई बार डायरेक्टर को बहुत सारी बातें डायरेक्टर को समझ में नहीं आती, राइटर जो कहना चाह रहा है वो क्या है। उसी तरह कई बार डायरेक्टर जो सोचता है वो एक्टर नहीं समझ पाता है, लेकिन जब हमने समझा तो हमारे लिए नाटक नहीं रहा। फिर ऐसे लग रहा था जैसे हम एक केस लड़ रहे हैं जिसमें डिफेंस का लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों पागलों की तरह उस केस को जीतने में लगे। क्योंकि जब नाटक ख़त्म होता था और नाटक में अगर जूरी ने ये जजमेंट दिया कि शी इज़ गिल्टी मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर जीता है, और अगर वो बोलते हैं जूरी के शी इज़ नॉट गिल्टी तो डिफेंस लॉयर जीता है। और हर बार उसी हिसाब से उस लड़की के एंड का डायलॉग चेंज था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता था उस दिन अगर हम केस हार गए तो ऐसे लगता है ज़िंदगी का सब कुछ छूट गया, और जीत की भी उतनी ही खुशी डिफेंस लॉयर को होती थी। तो हम लोग बाहर जब मिलते थे तो ऐसे लगता था जैसे दुश्मन है एक दूसरे के, मतलब इस लेवल पे हम उस नाटक को करते थे। तीसरा चैलेंज ये था इस नाटक में कि पृथ्वी थिएटर का जो फ्लोर है वहाँ पर शतरंज की जो वो होती है, विसात होती है, वो लगाई थी बड़ी करके, और हमें जो मूवमेंट्स लेने थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को काले पे चलना था और डिफेंस को वाइट पे चलना था। तो हमें डायलॉग बोलते वक्त घोड़े की चाल चलनी है तो 2.5 घर लेने हैं, और नीचे तो देख के चलना नहीं था। तो हमें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी इसकी कि हमें डायलॉग बोलते वक्त ऊँट की चाल चलनी है, घोड़े की चाल चलनी है, मूवमेंट लेते हुए। तो ऑडियंस के समझ में आता था कि कैसे मैं घोड़े की, ऊँट की चाल चल के अपने जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारा उनका कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट को हम सबको समझना था, स्पेशली जो मूवमेंट्स थे वो डिफेंस के थे और मेरे थे। और जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात करें अगर आयन रैंड की, तो मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट एवर वी हैव डन। 3 घंटे का प्ले 2 इंटरवल के बाद, मगर मजाल है कि एक आदमी भी उठ के चला जाए। और नाटक के अंदर एक नाटक था। ख़ास बात उसमें ये है, ख़ास बात ये है कि जिस लड़की पर ये मर्डर का ट्रायल चल रहा है, हाफ ऑफ द प्ले में आने के बाद पता चलता है कि जिस आदमी के ऊपर मर्डर का ट्रायल चल रहा है वो आदमी ज़िंदा है, वो अब मरा है।
तो पूरा केस 90% फिर से घूम जाता है। और उस लड़की का जो पहला संवाद है, जो लड़की बोलती है, शी वॉज ए मिस्ट्रेस ऑफ दैट बिजनेस टाइकून। और मुझे लगता है कि जो आयन रैंड ने उन लोगों का रिलेशनशिप लिखा था, वैसा रिलेशनशिप बहुत रेयर है जी, बहुत रेयर है। मतलब इट वॉज सच ए ट्रू लव कि वो शादी के पहले भी उस मिस्ट्रेस से पूछता है कि ऐसा ऐसा मुझे ऑफर है, तुम बताओ क्या करूं। एंड शी सेड व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग इट। सो इट वाज ए डिवाइन लव इन बिटवीन देम। पता चलता है कि अब उसका मर्डर हुआ है जी, और जब उसका मर्डर की बात होती है तो गवाही जब फिर से दी जाती है या पहली बार गवाही करती है, तो मुझे याद है डिफेंस लॉयर ने उससे पूछा था पहला सवाल कि आपसे मिस्टर महाजन उनका नाम रखा गया था और करुणा थी वो हिंदी एडेप्टेशन में, कि आपसे उनकी पहली मुलाकात कब हुई। तो उसका संवाद था कि मुझे एक नौकरी की ज़रूरत थी। कलकत्ता के स्टॉक एक्सचेंज में इनका ऑफिस था, जहाँ एक नौकरी, स्टेनो की नौकरी के लिए मैं गई। मैं स्कर्ट पहने हुई थी और टॉप पहने हुई थी और ये सामने कुर्सी पे बैठे थे। पहले ये मुझे घूरते रहे बहुत देर तक। मुझे लगा कि मैं इनको खींच के एक तमाचा मारूं, यहाँ से चल दूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया। थोड़ी देर मुझे घूरते रहे, फिर उन्होंने मुझसे उठ के कहा कि अगर तुम अंदर के कमरे में जाके अपना स्कर्ट उतार दोगी तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। एंड शी सेड कि मैंने वहाँ स्कर्ट उतार दिया और मैं वहीं रुक गई। दिस वॉज अवर इंट्रोडक्शन डायलॉग। आई मीन इट्स सो सेंसेशनल। एक लड़की का उसके साथ इंट्रोडक्शन कितना खूबसूरत थिएटर में। तो कहने का मतलब इसमें इतना ज़्यादा सेंसेशन था इस पूरे प्ले में कि हर वक्त आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। तो ऑडियंस देखती थी कि कहानी का अंत कहाँ होने वाला है। जी। तो ये जो नाटक है, मैंने तो अंग्रेजी में पढ़ा है, आपने इसका हिंदी अनुवाद मंचित किया था, तो दोनों के बीच में अंतर कितना था? नहीं, देखो, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ों की लिबर्टी होती है, वो हिंदी में इंडियनाइज करना। एक महाभारत के राइटर हुआ करते थे भृंग टुपकरी साहब, किशोर नवेद जी ने उनसे एडप्ट करवाया था ये प्ले रहस्य के नाम से, और बहुत खूबसूरत एडेप्टेशन था इसका, बहुत खूबसूरत और अच्छे से इंडियनाइज किया था। बट ख़ास बात क्या थी उसमें, जब एक नाटक के अंदर एक और नाटक होता है और नाटक की कहानी इसके आप साथ दर्शक चल रहे हैं, सडनली कहानी ऐसा मोड़ ले लेती है, तो फिर से दर्शकों जो ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे हो जाते हैं कि अब ये कहानी क्या है। ऐसा ही कुछ इस नाटक में था और अंत तक नाटक इतना बंधा हुआ है, इतना पावरफुल है, चाहे वो गवाहियाँ हों, चाहे लोग हों, कि आप उससे अलग, मतलब उसमें इन्वॉल्व हुए बगैर रह ही नहीं सकते। तो ये ख़ास बात थी इस नाटक की, और मेरे लिए चैलेंजिंग यही था, जो समझा मैंने कि डायरेक्टर है, या तो आप शुरू में ही डायरेक्टर को बोल दीजिए कि आई डोंट एग्री, सो आई एम नॉट वर्किंग विथ यू। लेकिन अगर आपने सरेंडर किया है कि हाँ मैं करूँगा ये रोल, फिर डायरेक्टर आपको उल्टा भी लटकाए तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। जी, और आपके केस में तो अगर घोड़े की चाल भी करवाए तो यू शुड बी रेडी। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने पहले एपिसोड में कहा था या अब कह रहा हूँ, जब तक आप अच्छी स्क्रिप्ट करते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तब तक एक एक्टर की समझ बढ़ ही नहीं सकती। जी। और समझने का मतलब ये नहीं है कि आपने सरसरी तौर पर एक बार में पढ़ दिया। नाइट ऑफ जनवरी 16 मेरे पास हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में अभी भी मैं कई बार पढ़ चुका हूँ और कई बार पढ़ता रहता हूँ, जस्ट इसीलिए नहीं, हालांकि उसके इन आउट्स मुझे पता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट कोई कैसे सोच सकता है। जी जी। मतलब सोचना ही अपने आप में, मतलब मैं भी बहुत सारे नाटक लिख चुका हूँ और लिखता रहता हूँ, तो कई बार ये लगता है कि इतना डीपली कोई कैसे सोच सकता है कि उसके हर संवाद को लेकर, या जैसे कह लीजिए कैरेक्टर को लेके, कैरेक्टर्स उसके इतने सारे,
एक संवाद मुझे याद है, वो उस बिजनेस टाइकून की पत्नी को गवाही के लिए बुलाया जाता है, बिकॉज वो रो रो के बोल रही है कि इस औरत ने मेरे पति की हत्या की है, ऐसा है वैसा है वैसा है, और डिफेंस का लॉयर उसको शांत कर रहा है और फाइनली उसको पानी वानी पिलाता है, बोलता है मी लॉर्ड मेरे ख्याल से मिसेस सो एंड सो की मिसेस महाजन की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम इनकी गवाही बाद में लेंगे। कटघरे से वो उतरती है और तभी वो मिस्ट्रेस का एक डायलॉग है, इतना खूबसूरत इंटरवल पॉइंट है कि हम दोनों में से एक झूठ बोल रहा है और हम दोनों ही जानते हैं वो कौन है। सी इंटरवल पॉइंट, फेड आउट। लोग सोचेंगे ज़रूर कि क्या बोला उसने। ये जो सब चीज़ें हैं ये समझने की हैं, और ये ग्रेट स्क्रिप्ट क्यों हुई हैं ये एक एक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड में क्यों इस नाटक को हर आदमी खेलता है। जी जी। फिल्म बनी है, इस पर फिल्में बनी है, बल्कि हर लैंग्वेज में फिल्म बनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अच्छी स्क्रिप्ट सिर्फ नाटक में रोल करने के लिए नहीं होती है। अच्छी स्क्रिप्ट का मतलब है अच्छी स्क्रिप्ट की आप स्टडी कीजिए जी। स्टडी वैसे कीजिए कि आप उसकी एक एक लेयर को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप नाटक को उस लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए एज एन एक्टर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और स्क्रिप्ट को समझना आपने शुरू कर दिया है तो कोई भी स्क्रिप्ट आप 10 बार 20 बार पढ़े बगैर नहीं रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और नाइट और जनवरी 16 इज़ वन ऑफ दैट स्क्रिप्ट। जी। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये एक्टर्स अगर इसको बार बार पढ़े, इसका मिश्रण अगर पी लें तो उनको एज एन एक्टर या एज अ स्क्रिप्ट राइटर क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसके बारे में बताइए। देखो, मैंने जैसा कहा कि ये स्क्रिप्ट वैसी है जिससे आप बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने पे आपको समझ में ये आता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट क्यों है, हमको क्यों स्ट्रॉन्ग लगी, पब्लिक को क्यों स्ट्रॉन्ग लगी, क्यों सारी दुनिया के थिएटर कंपनियों से खेला। जी। ये जो सवाल है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों खेला। क्योंकि उसमें अपील है वैसी, उसमें उतना पावर है कि हर आदमी पढ़ने के बाद उसको, थिएटर वाला हर आदमी पढ़ने के बाद या तो उस पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर कि वो खेल सकता है तो उसको वो प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट करेगा, रोल करेगा। तो हर लेवल पे वो स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है, और स्क्रिप्ट जो है ना वही सबसे मुख्य होती है। आज चाहे फिल्में देख लें, आप OTT देख लें, अगर अच्छी स्क्रिप्ट है तो कई बार एक्टर आपसे एक पैसा भी नहीं मांगता और करने को तैयार हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो हमको शुरू से अच्छी स्क्रिप्ट करने को मिली तो हमें ये समझ में आया कि आपका हीरो, थिएटर का हीरो एक्टर नहीं है, थिएटर का हीरो स्क्रिप्ट है। जी जी। और ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है, मुझे शायद आपने एक बार बताया था कि ये एक स्क्रिप्ट थी जो आपने पहली बार पढ़ के ये अनुमान लगा लिया था कि ये प्ले हिट होगा। हाँ, ये वैसी स्क्रिप्ट है कि ये प्ले कोई भी पढ़ेगा। शुरू में इसमें जूरी बनने को कोई पब्लिक तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बाहर लिखा होता था काउंटर पर, इफ़ यू वांट टू बी जूरी ऑफ दिस प्ले प्लीज़ राइट योर नेम। बट कुछ दिनों बाद मैंने देखा, कुछ शोज़ के बाद लोग अपने आप काउंटर पे आके बोलते थे कि मैं जूरी बनूंगा आज। जैसे ही लोगों को समझ में आया, प्ले देखा, इंटरेस्टिंग था, तो लोगों ने ऐसा किया। और बहुत सारी बार ऐसा होता था कि एंड में प्ले जब होता था, एंड हो जाने के बाद दोनों डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना अपना कन्फेशन देते हैं और फिर जूरी से पूछते हैं कि आपका जजमेंट क्या है। तो जूरी को बैक स्टेज पे ले जाके पूछा जाता था। 5 में अगर 3 एग्री हैं कि वो गिल्टी है तो वो गिल्टी है, और 5 में अगर 3 ये कहते हैं कि शी इज़ नॉट गिल्टी तो शी इज़ नॉट गिल्टी। तो आने के तब तक ऑडियंस बैठी रहती थी बेचैन के क्या निर्णय होगा, और दोनों एंड हम लोगों ने रहस करके रखे थे। अगर गिल्टी हो तो ये बोलती है कि आपने मुझे सुसाइड करने से बचा लिया, एंड शी कोलैप्स, शी डाइड देयर। जी जी। तो आपके जो मंचन थे उनमें ज़्यादा गिल्टी था कि ज़्यादा नॉन गिल्टी था? अब ये तो याद नहीं मुझे, लेकिन हम लोगों की जो स्टेज पे लड़ाई थी वो ऐसी थी जैसे हम रियल लाइफ केस लड़ रहे हों, एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस नाटक का यात्री की यात्रा में क्या प्रभाव रहा? देखिए,
यात्री ने शुरू से ही ऐसा समझ लीजिए, हम लक्ष्य समझते हैं अपना कि हमें अच्छी स्क्रिप्ट ही करने को मिली। तो एक था कथा करने के बाद नाइट ऑफ जनवरी 16 जो एक था कथा का कॉन्ट्रास्ट है एकदम, वो एक सटायर है और ये ड्रामा है, कोर्ट रूम ड्रामा और रियलिस्टिक कोर्ट रूम ड्रामा, जो बहुत ही बिलीवेबल कोर्ट रूम ड्रामा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप इस तरह की करते हैं, एक नाटक के बाद दूसरा नाटक, तो आपकी ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर या एज एन थिएटर पर्सन। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लोगों से कि आज कलाकार लोग थिएटर ज़रूर कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग, बट पढ़ना किताबों से हमारा संबंध कम होता जा रहा है, नाटक पढ़ना कम होता जा रहा है हमारा। लेकिन जो फेमस प्लेज हैं, जिन्होंने अपना एक इतिहास रचा है, चाहे वो नाइट ऑफ जनवरी 16 हो इंग्लिश का, या हिंदी का सखाराम बाइंडर हो, या पुरुष हो, इन नाटकों ने इतना बड़ा इतिहास रचा है। और ये इतिहास अगर एक्टर आज का जानेगा और नाटकों को पढ़ेगा कि क्यों इन नाटकों की वजह, नाटकों ने एक इतिहास रचा है, तो शायद बहुत सारे एक्टर्स ग्रो कर जाएंगे, उनकी समझ बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी स्क्रिप्ट जितनी भी हुई हैं आज शायद नहीं खेली जाती होंगी, वो आर्काइव्स में चली गई हैं, लेकिन उन नाटकों को बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है आज की डेट में। बेहद खूब कहा। कैसे एक स्क्रिप्ट एक एक्टर को ग्रो करने में मजबूर कर देता है और कैसे एक अच्छी स्क्रिप्ट एक यंग थिएटर कंपनी को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है। तो अगले एपिसोड में हम आपसे फिर से मिलेंगे एक और नाटक के इतिहास के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।